आज हम मुद्रास्फीति का अर्थ और उसके कारणों के विषय में जानेंगे। मुद्रास्फीति क्या है और उसके क्या कारण हैं, इनका आज हम अध्ययन करेंगे। मुद्रास्फीति का अगर अर्थ लिया जाए तो मुद्रास्फीति का अर्थ ऐसी स्थिति से लगाया जाता है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरने लगता है और कीमतों में वृद्धि होने लगती है। या इसको हम दूसरी रूप में भी कह सकते हैं कि मुद्रास्फीति एक ऐसी स्थिति है जिसमें कीमतें बढ़ने लगती हैं और मुद्रा के मूल्य में कमी आने लगती है। मुद्रास्फीति की अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। मुद्रास्फीति को किसी अर्थशास्त्री ने उत्पादन और मौद्रिक आय से संबंधित किया है, तो किसी ने मुद्रा की पूर्ति से संबंधित करते हुए इसकी परिभाषा दी है। मुद्रास्फीति की पहली परिभाषा हम क्राउथर की देखते हैं, जिसमें क्राउथर ने कहा कि स्फीति वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता है, अर्थात कीमतें बढ़ती हैं। तो क्राउथर का ये कहना था कि जिस स्थिति में कीमतें बढ़ने लगे और कीमतों के बढ़ने की वजह से मुद्रा के मूल्य में कमी आने लगे, तो ऐसी स्थिति को हम स्फीति का नाम देंगे। लेकिन वास्तव में कीमतों में होने वाली प्रत्येक वृद्धि स्फीति नहीं कहलाएगी। तो क्राउथर की इस परिभाषा को हम पूर्ण नहीं मान सकते हैं। और इसके बाद कैमरर ने परिभाषा दी। कैमरर ने कहा कि स्फीति वह स्थिति है जिसमें किए जा रहे व्यापार की तुलना में चलन में मुद्रा की मात्रा अधिक होती है। तो कैमरर ने क्या कहा कि स्फीति क्या है? स्फीति वो स्थिति है जबकि जितना व्यापार अर्थव्यवस्था में हो रहा है उसकी तुलना में मुद्रा की पूर्ति अधिक हो। जो व्यापार हो रहा है वो मुद्रा की मांग को प्रकट करता है। तो कैमरर का ये कहना था कि मुद्रा स्फीति कब आती है? जब मुद्रा की मांग की अपेक्षा मुद्रा की पूर्ति अधिक होती है। तो ऐसी स्थिति में कीमतें बढ़ने लगेंगी और मुद्रा का मूल्य कम होने लगेगा। क्राउथर और कैमरर की इन परिभाषाओं के साथ हॉट्रे ने भी एक परिभाषा दी। हॉट्रे ने कहा, आर्थिक जीवन की वह दशा जिसमें चलन का अत्यधिक निर्गमन हो स्फीति है। हॉट्रे का क्या कहना था कि अर्थव्यवस्था में अगर मुद्रा की आपूर्ति अधिक हो जाए, अत्यधिक उसका निर्गमन हो जाए, तो ऐसी स्थिति को हम स्फीति कहते हैं। लेकिन अत्यधिक निर्गमन का क्या मतलब है, ये उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। तो इस तरीके से ये परिभाषा भी बहुत अधिक स्पष्ट नहीं है। इसके बाद जो अगली परिभाषा ली और जिस परिभाषा को हम एक व्यवहारिक परिभाषा मान सकते हैं, वो है पीगू की परिभाषा। पीगू ने कहा, स्फीति की स्थिति तब होती है जब मौद्रिक आय उत्पादन की तुलना में अधिक बढ़ रही हो। क्या पीगू ने कहा कि स्फीति कब आती है? जब मौद्रिक आय होने वाले अर्थव्यवस्था में होने वाले उत्पादन की तुलना में ज्यादा बढ़े। तो पीगू ने मौद्रिक आय और उत्पादन की तुलना करते हुए बताया कि जब कभी मौद्रिक आय उत्पादन से ज्यादा होगी तो अर्थव्यवस्था में स्फीति आएगी। अब पीगू ने स्फीति की स्थिति को बताने के लिए वो स्थितियां बताई जबकि अर्थव्यवस्था में स्फीति होगी। उन्होंने ऐसी 5 दशाओं का उल्लेख किया जब मौद्रिक आय और उत्पादन में असंतुलन होगा और अर्थव्यवस्था में कीमतें बढ़ेंगी या स्फीति की स्थिति आएगी। ये 5 दशाएं कौन सी हैं? इसमें पहली दशा पीगू ने बताई कि इस स्थिति में मौद्रिक आय बढ़ती है और उत्पादन की मात्रा स्थिर रहती है। उत्पादन स्थिर है लेकिन मौद्रिक आय बढ़ रही है। परिणाम क्या होगा? मौद्रिक आय ज्यादा हो जाएगी और उत्पादन उसकी तुलना में कम रह जाएगा। दूसरी स्थिति पीगू ने बताई, जब मौद्रिक आय बढ़ रही हो और उत्पादन की मात्रा कम हो रही हो। इस स्थिति का परिणाम क्या होगा कि एक और मौद्रिक आय तो बढ़ ही रही है लेकिन उत्पादन की मात्रा पहले से भी कम हो रही है। मतलब मौद्रिक आय और उत्पादन के बीच का जो गैप है, जो अंतर है, वो और अधिक होता जा रहा है। तीसरी स्थिति
तीसरी दशा जो पीगू ने बताई वो बताई, स्फीति कब आएगी? जब मौद्रिक आय तो स्थिर हो लेकिन उत्पादन की मात्रा कम हो रही हो, कि मौद्रिक आय में कोई परिवर्तन नहीं आया लेकिन उत्पादन पहले से और कम हो गया, तो मतलब मौद्रिक आय ज्यादा रह गई और उत्पादन उसकी तुलना में कम हो गया, मतलब मौद्रिक आय और उत्पादन के बीच फिर से असंतुलन पैदा हो गया। चौथी दशा है जब मौद्रिक आय में वृद्धि हो रही हो, उत्पादन में भी वृद्धि हो रही हो, लेकिन मौद्रिक आय में होने वाली वृद्धि उत्पादन की मात्रा में हो रही वृद्धि से अधिक हो, मतलब फिर मौद्रिक आय भी बढ़ी, उत्पादन भी बढ़ा, लेकिन मौद्रिक आय ज्यादा बढ़ गई, उत्पादन उतना नहीं बढ़ा, फलस्वरूप मौद्रिक आय और उत्पादन के बीच में फिर से असंतुलन हो गया, उत्पादन कम रह गया और मौद्रिक आय ज्यादा हो गई। पांचवी दशा पीगू ने जो बताई जब स्फीति उत्पन्न होती है, वो है मौद्रिक आय में कमी आ रही हो और उत्पादन भी कम हो रहा हो, दोनों चीजों में कमी आ रही हो, मौद्रिक आय भी कम हो रही हो, उत्पादन भी कम हो रहा हो, लेकिन मौद्रिक आय में जो कमी आ रही है उत्पादन में उससे भी ज्यादा अनुपात में कमी आ रही है। मतलब क्या हुआ कि मौद्रिक आय भी घट रही है, उत्पादन भी घट रहा है, लेकिन उत्पादन ज्यादा तेजी से घट रहा है मौद्रिक आय की तुलना में, तो परिणाम फिर वही होगा कि उत्पादन मौद्रिक आय से कम रह जाएगा, जिसकी वजह से मौद्रिक आय और उत्पादन में असंतुलन पैदा होगा और कीमतें बढ़ने लगेंगी। तो पीगू ने उन सारी दशाओं का वर्णन किया जिन स्थितियों में मौद्रिक आय और उत्पादन के बीच में असंतुलन होता है, मौद्रिक आय ज्यादा हो जाती है, उत्पादन कम रह जाता है और ऐसी स्थिति में कीमतें बढ़ती हैं और इसको हम स्फीति का नाम देते हैं। वास्तव में स्फीति क्या है? स्फीति वो स्थिति है जिसमें कीमतों में निरंतर रूप से वृद्धि होती रहती है। इसके बाद हम जो चर्चा करेंगे, जिस विषय पे हम विचार करेंगे, वो है मुद्रास्फीति के कारण। हमने देखा कि मुद्रास्फीति कौन सी स्थिति है जिसमें कि कीमतें बढ़ती हैं और मुद्रा के मूल्य में कमी आती है। अब स्फीति कब आती है? कि जब वस्तुओं और सेवाओं की मांग ज्यादा हो जाती है और उनकी पूर्ति उतनी नहीं हो पाती है। वस्तुओं और सेवाओं की मांग किस चीज से प्रभावित होती है? लोगों की आय से प्रभावित होती है। तो दूसरी ओर मांग ज्यादा हो जाती है और पूर्ति उतनी नहीं होती है। तो मांग ज्यादा होती है जबकि लोगों की मौद्रिक आय ज्यादा होती है। तो पहले कारण जो आएंगे मुद्रास्फीति के, वो आएंगे मौद्रिक आय में वृद्धि लाने वाले कारक या मांग को प्रभावित करने वाले कारक। दूसरी ओर जो मुद्रास्फीति को प्रभावित करता है तत्व, वो है उत्पादन। तो दूसरा तत्व या दूसरे जो कारण है उनको हम रखते हैं उत्पादन में कमी लाने वाले कारक या पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक। कि जब कभी वस्तुओं की मांग और पूर्ति में असंतुलन हो जाता है तो ऐसी स्थिति में कीमतें बढ़ने लगती हैं। तो वस्तुओं की मांग को कौन बढ़ाता है? मौद्रिक आय बढ़ाती है। तो इसलिए मुद्रास्फीति के कारणों का जो पहला मुख्य कारण है वो है मौद्रिक आय में वृद्धि लाने वाला कारक या मांग को प्रभावित करने वाले कारक, और दूसरे जो कारक हैं वो है उत्पादन में कमी लाने वाले कारक या पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक। अब इन दो मुख्य कारणों के अंदर जो अन्य कारण आते हैं उनका हम विवेचन करेंगे। पहले जो पहला हमने भाग लिया, जो पहली श्रेणी ली मुद्रास्फीति के कारणों में, वो है मौद्रिक आय में वृद्धि लाने वाले कारक। मौद्रिक आय बढ़ जाने पर क्या होता है? मौद्रिक आय जो लोगों की आय है, तो जब लोगों की मौद्रिक आय बढ़ जाती है तो उस स्थिति में लोग अपनी मांग को बढ़ा देते हैं। मांग बढ़ने पर अगर वस्तुओं की पूर्ति नहीं बढ़ पाती है तो ऐसी स्थिति में कीमतें बढ़ने लगती हैं। अब मौद्रिक आय में वृद्धि लाने वाले कारण कौन कौन से हैं? इसमें पहला आता है आपकी पहला कारण जो है वो सरकार की मुद्रा और साख संबंधी नीति या मनी एंड क्रेडिट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। मनी एंड क्रेडिट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट या सरकार की मुद्रा और साख संबंधी नीति क्या है? इस स्थिति में सरकार, हम ये देखते हैं कि सरकार ने अपनी मुद्रा और साख के संबंध में क्या नीति अपनाई हुई है। यदि सरकार साख को प्रोत्साहित कर रही है तो ऐसी स्थिति में साख का प्रसार होगा और साख का प्रसार होने पर कीमतों में वृद्धि होगी। इसी प्रकार से मौद्रिक नीति जो है सरकार की, अगर उसके फलस्वरूप चलन में मुद्रा की मात्रा ज्यादा आ रही है
तो भी लोगों के पास मौद्रिक आय ज्यादा आएगी और कीमतों में वृद्धि होने लगेगी। दूसरे जो कारण है मौद्रिक आय में वृद्धि लाने वाला कारण है, वो है व्यापारिक बैंकों की साख नीति। व्यापारिक बैंकों की साख नीति क्या है कि यदि व्यापारिक बैंक अधिक मात्रा में साख का निर्माण कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में लोगों की मौद्रिक आय बढ़ेगी, मुद्रा का प्रसार होगा, लोगों की मौद्रिक आय बढ़ेगी। अगर जो व्यापारिक बैंक हैं वो अपने ऋणों के पीछे रखे जाने वाले नकद कोषों के अनुपात को कम कर दें और ज्यादा मात्रा में ऋण देने लगे तो ऋण देने पर अर्थव्यवस्था में साख मुद्रा का प्रसार होगा और ऐसी स्थिति में कीमतों में वृद्धि होगी। तीसरा कारण जो बताया जाता है मौद्रिक आय में वृद्धि लाने वाला या कीमतों में वृद्धि लाने वाला कारण, वो है सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। यदि सरकार ज्यादा व्यय कर रही है, सार्वजनिक व्यय अधिक मात्रा में कर रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वस्तुओं और सेवाओं की मांग जो सरकार की तरफ से की जा रही है वो भी बढ़ जाएगी। तो उस मांग के बढ़ने की वजह से कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कीमतें भी बढ़ने लगेंगी। चौथा कारण मौद्रिक आय में जो वृद्धि लाने वाला कारण या मांग को प्रभावित करने वाला कारण है, वो है घाटे की वित्त व्यवस्था। घाटे की वित्त व्यवस्था में क्या होता है, घाटे की वित्त व्यवस्था के अंतर्गत किसे हम कहते हैं घाटे की वित्त व्यवस्था, कि जब सरकार का व्यय उसकी आय से अधिक हो जाता है तो उसको हम घाटा कहते हैं और इस घाटे को सरकार अतिरिक्त मुद्रा छाप करके पूरा करने का प्रयास करती है। तो इसको हम भारत में इसको घाटे की वित्त व्यवस्था कहा जाता है, जिसमें घाटे को पूरा करने के लिए नोट छापे जाते हैं या मुद्रा का निर्गमन किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब मुद्रा का निर्गमन होता है तो वो मुद्रा अर्थव्यवस्था में चलन में आ जाती है। अगर उत्पादन नहीं बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में क्या होती है, कीमतों में वृद्धि होने लगती है। ये जो बढ़ी हुई मुद्रा है ये लोगों के पास मौद्रिक आय के रूप में पहुंच जाती है, लोग वस्तुओं की मांग को बढ़ा देते हैं और जब मांग बढ़ती है तो कीमतें बढ़ने लगती हैं। फिर उसके बाद अगला जो कारण है मौद्रिक आय में वृद्धि लाने वाला कारण, वो है निजी क्षेत्र का विस्तार। कि अगर निजी क्षेत्र का विस्तार हो रहा है तो निजी क्षेत्र का विस्तार होने पर, जिसे हम कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, अगर निजी क्षेत्र का विस्तार हो रहा है तो मतलब नया उत्पादन हो रहा है जिसमें लोगों को रोजगार मिल रहा है, आय उनकी बढ़ रही है, परिणाम स्वरूप वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ जाती है और कीमतें बढ़ने लगती हैं। यदि उत्पादन आने में समय लगता है तो कीमतें तेजी से बढ़ने लगती हैं। अगला कारण जो मौद्रिक आय में वृद्धि लाने वाला है वो है निर्यात में वृद्धि या इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। निर्यात में वृद्धि या इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स क्या है कि इस स्थिति में अगर एक देश निर्यात ज्यादा कर रहा है, निर्यात वस्तुओं का निर्यात ज्यादा कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो उद्योग निर्यात कर रहे हैं उनकी आमदनी बढ़ जाएगी और उसकी वजह से लोगों की आय बढ़ेगी। आय बढ़ेगी तो वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ेगी और कीमतें बढ़ने लगेंगी। तो ऐसी स्थिति में निर्यात में वृद्धि होने से भी कीमतों में वृद्धि होगी। अगला जो बिंदु है मौद्रिक आय में वृद्धि लाने वाला या मांग में वृद्धि लाने वाला कारण, वो है उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि या इंक्रीज इन कंजम्पशन फंक्शन। उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि क्या है कि अगर लोगों की उपभोग प्रवृत्ति बढ़ रही है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उपभोग प्रवृत्ति अगर ज्यादा है तो लोग क्या करेंगे, खर्च ज्यादा करेंगे। खर्च ज्यादा करने पर क्या होगा, मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ेगी तो ऐसी स्थिति में कीमतें बढ़ने लगेंगी। फिर अगला कारण है वित्तीय अव्यवस्था। कि यदि अर्थव्यवस्था में वित्तीय अव्यवस्था है, सरकार द्वारा जो कर लगाए जा रहे हैं उनकी पूरी वसूली नहीं हो पा रही है, बिना हिसाब की मुद्रा बहुत है या काला धन बहुत है, तो ये सारी जो बिना हिसाब वाली मुद्रा है इनका कोई लेखा जोखा नहीं है। ये मुद्रा अर्थव्यवस्था में विद्यमान है लेकिन इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये जो मुद्रा है ये वस्तुओं की मांग पर
दबाव डालती है, जिससे कीमतों में वृद्धि होती है और स्फीति की स्थिति पैदा हो जाती है। तो हमने कुछ कारण देखे जो कि अर्थव्यवस्था में मौद्रिक आय को बढ़ाते हैं या मांग को प्रभावित करते हैं, मांग पक्ष को प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ती हैं और स्फीति का वो कारण बनती हैं। अब जो अगला तत्व है जो कि स्फीति को प्रभावित करता है या स्फीति उत्पन्न करता है, वो है उत्पादन में कमी लाने वाले कारक। उत्पादन में कमी लाने वाले कारकों में हम पहला कारक जो देखेंगे वो है आपका उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता या वर्किंग ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। यदि उत्पादन के क्षेत्र में उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील हो रहा है तो ऐसी स्थिति में लागत ज्यादा आती है या लागत बढ़ती जाती है और उत्पादन क्रम प्राप्त होता है। तो जब लागत ज्यादा आती है तो ऐसी स्थिति में कीमतें बढ़ती हैं, जो कि मुद्रास्फीति का कारण बनती है। दूसरा कारण है साधनों की कमी, कि यदि उत्पादन के लिए जिन साधनों की आवश्यकता होती है अर्थव्यवस्था में, अगर वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, तो क्या होगा? अगर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है तो जो भी साधन है वो क्या होंगे? हमें कम मिल पाएंगे और ऐसी स्थिति में उत्पादन अपने आप कम हो जाएगा। दूसरी ओर जो साधन मिलेंगे भी वो हमें महंगे मिलेंगे, जो कि कीमतों को बढ़ाएंगे। तो साधनों की कमी होने पर उत्पादन कम हो जाता है और कीमतों पर उसका प्रभाव पड़ता है। तीसरा जो बिंदु है वो है उत्पादन के तरीके, कि यदि उत्पादन के पुराने तरीके अपनाए जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उत्पादन लागत ज्यादा होती है और उत्पादन की मात्रा कम होती है, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ती हैं और स्फीति की स्थिति पैदा होती है। अगला जो बिंदु है वो है उत्पादन में कमी लाने वाला जो बिंदु है वो है औद्योगिक अशांति या इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट। औद्योगिक अशांति किसे कहते हैं? जब मजदूरों और मालिकों, मिल मालिकों और मजदूरों के बीच सहयोग नहीं होता, उनमें आपस में संघर्ष होता रहता है, तो ऐसी स्थिति को हम औद्योगिक अशांति की स्थिति कहते हैं। औद्योगिक अशांति में क्या होता है? जब आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है, आपस में असहयोग होता है, तो मजदूर अपनी मांगों के लिए हड़ताल आदि करते हैं और मिल मालिक, अगर मजदूर उनकी बात नहीं मानते तो मिल मालिक तालेबंदी इत्यादि की नीति अपनाते हैं। दोनों ही स्थितियों में, चाहे वो हड़ताल हो या तालेबंदी, दोनों ही स्थितियों में उत्पादन प्रभावित होता है, उत्पादन की मात्रा कम हो जाती है, जिसका प्रभाव स्फीति के रूप में हमें दिखाई पड़ता है। अगला बिंदु है प्राकृतिक कारण। मुद्रास्फीति लाने में या कीमतों में वृद्धि लाने में एक प्रमुख कारण क्या है? प्राकृतिक कारण है, और इसमें मुख्य रूप से इनके प्राकृतिक कारणों का प्रभाव कृषि पर पड़ता है। कृषि बहुत कुछ प्रकृति पर निर्भर होती है। अगर प्रकृति में कुछ ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जैसे बाढ़ है, अकाल है, सूखा पड़ गया, तो ऐसी स्थिति में कृषि उत्पादन प्रभावित होता है। तो एक और तो कृषि का उत्पादन कम हो जाता है, जिससे खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ने लगती हैं। दूसरी ओर कृषि बहुत सारे उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करती है। तो अगर कृषि ही ठीक से नहीं होगी, कृषि उत्पादन कम हो जाएगा, तो इन उद्योगों को भी कच्चा माल नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से उद्योगों में भी उत्पादन प्रभावित होगा। तो प्राकृतिक कारण भी उत्पादन में कमी लाने के लिए या वस्तुओं की कीमतों को प्रभावित करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। अब अगला जो कारण है वो है सरकार की कराधान और व्यापारिक नीति या सरकार की कर और व्यापार संबंधी नीति, टैक्सेशन एंड ट्रेड पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। टैक्सेशन और ट्रेड पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट क्या है? पहले हम देखते हैं सरकार की कर नीति, कि यदि सरकार उत्पादन पर अधिक कर लगाती है तो एक और तो वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है, जब कीमतें बढ़ती हैं तो उसकी मांग कम होती है, मांग कम हो जाने के कारण उत्पादन कम हो जाता है। ठीक है, तो अगर सरकार की कर नीति ऐसी है कि सरकार उत्पादन पर ज्यादा कर लगाए तो एक और तो ऐसा हुआ। दूसरी ओर जो सरकार की व्यापार संबंधी नीति है, तो अगर सरकार व्यापार में निर्यातों को प्रोत्साहन दे रही है तो
व्यापारी या उत्पादक क्या करेंगे, अपने वस्तुओं का निर्यात करने लगेंगे, जिससे देश में वस्तुओं की मात्रा कम हो जाएगी और कीमतें बढ़ने लगेंगी। तो सरकार की कर और व्यापार संबंधी नीति वस्तुओं की कीमतों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। अगला बिंदु जो है वो है उत्पादन का ढांचा या प्रोडक्शन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन का ढांचा क्या है? उत्पादन मुख्यतः दो वस्तुओं का होता है, उपभोग वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं। तो अगर विनियोग वस्तुओं का उत्पादन ज्यादा होने लगे और उपभोग वस्तुओं का उत्पादन ना हो, तो विनियोग वस्तुओं के उत्पादन जब ज्यादा होगा तो लोगों को काम तो मिलेगा, उन वस्तुओं के उत्पादन में आय मिलेगी, वो मांग करेंगे उपभोग वस्तुओं की। लेकिन अगर उपभोग वस्तुओं का उत्पादन उतना नहीं हो रहा है तो उपभोग वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगेंगी। तो इस तरीके से अगर उत्पादन के ढांचे में असंतुलन है, उपभोग वस्तुओं का उत्पादन कम हो रहा है, तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगेंगी। और लास्ट पॉइंट जो इसमें आता है वो है कीमतों को बढ़ाने में जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या अगर अर्थव्यवस्था में बढ़ रही है तो बढ़ती हुई जनसंख्या मांग ज्यादा करेगी, मांग ज्यादा करेगी तो अपने आप कीमतों में वृद्धि होगी। तो इस तरीके से हमने कुछ कारण देखे जो कि उत्पादन में कमी लाते हैं या पूर्ति पक्ष की ओर से वस्तु की कीमतों को प्रभावित करते हैं, जिसमें उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता है, साधनों की कमी है, उत्पादन के तरीके, औद्योगिक अशांति, प्राकृतिक कारण, सरकार की कराधान और व्यापारिक नीति, उत्पादन का ढांचा, जनसंख्या में वृद्धि आदि हैं। तो दोनों ही तत्व, दोनों ही कारक, मौद्रिक आय में वृद्धि लाने वाले कारक और उत्पादन में कमी लाने वाले कारक। मौद्रिक आय में वृद्धि लाने वाले कारक लोगों की आय को बढ़ा देते हैं और उत्पादन में कमी लाने वाले कारक या तो उत्पादन को कम कर देते हैं या लागतों को बढ़ा देते हैं। तो दोनों ही स्थितियों में, दोनों ही प्रकार के कारण अर्थव्यवस्था में कीमतों में वृद्धि में अपना योगदान देते हैं, जिसकी वजह से स्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और स्फीति अर्थव्यवस्था में अलग अलग वर्गों को अलग अलग प्रकार से प्रभावित करती है।